आज अपन बीए पार्ट थर्ड के क्रांतियों पर अरस्तू के विचार में आगे अध्ययन करेंगे। आज अपन नेक्स्ट देंगे विशिष्ट प्रकार के राज्यों में क्रांतियों के कारण और क्रांतियों को रोकने के उपाय। कि अरस्तू ने क्या उपाय बताए हैं और विशिष्ट प्रकार के राज्यों में क्रांतियों के क्या कारण हैं। पहला, प्रजातंत्र में जन नेता व्यक्तिगत आक्षेप, झूठे दोषारोपण द्वारा जनता को भड़का देते हैं, जिससे धनिक और निर्धन वर्ग में खाई और अधिक चौड़ी हो जाती है। धनिक अल्पतंत्र प्रजातांत्रिक शासन के विरुद्ध संगठित हो जाते हैं। यदि प्रजातांत्रिक जनोत्तेजक निरंकुश शासन को स्थापित करने का प्रयास करता है तो धनिक स्वयं उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर देते हैं। दूसरा, अल्पतंत्र में अल्पतंत्रवादियों का स्वयं का दमनकारी या न्यायपूर्ण व्यवहार और उनमें पारस्परिक द्वेष, बेमनने से स्वार्थ की भावना उन्हें जनोत्तेजक की भूमिका निभाने के लिए बाध्य करती है, अतः क्रांति हो जाती है। अरस्तू लिखता है कि निजी द्वेष के कारण लोगों के नाम पर जब अल्पतंत्र के सदस्य ही जनोत्तेजक की भूमिका निभाते हैं तो अल्पतंत्र अस्त व्यस्त हो जाता है। कुलीन तंत्र में क्रांति तब होती है जब राज्य के सम्मान बहुत से छोटे वर्ग के लिए सीमित कर दिए जाते हैं। अरस्तू लिखता है कि कुलीन तंत्र का पतन प्राय अल्पतांत्रिक और प्रजातांत्रिक तत्वों के कुमिश्रण से होता है। राजतंत्र और निरंकुश तंत्र में क्रांति तब होती है जब श्रेष्ठ या योग्य व्यक्तियों के साथ अन्यायपूर्ण या अशोभनीय व्यवहार होता है, अर्थात उनका अपमान होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रांतियों को रोकने के उपाय। कि अरस्तू ने क्रांतियों को रोकने के क्या उपाय बताए हैं। पहला, शासकों तथा शासितों में सद्भावनापूर्ण संबंध। अरस्तू का विश्वास है कि राज्य की स्थिरता शासकों तथा शासितों के अच्छे पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करती है। अतः शासकों का शासितों के प्रति व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण, विचारशील और उदार होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि शासक शासितों के साथ सत्ता को बांटे या केवल उन्हीं के हितों के अनुकूल शासन करे, परंतु इतना आवश्यक है कि जिन्हें सत्ता से अलग रखा गया है उनके साथ बुरा व्यवहार न हो, उनके साथ सम व्यवहार किया जाए, उनकी सार्वजनिक शिकायतें दूर की जाएं, उन्हें उचित मजदूरी और न्याय प्राप्त हो, कर दमनकारी न हो, उन्हें विश्वास हो कि सत्ता के द्वार योग्य व्यक्तियों के स्पर्धा खुले हैं। दूसरा हमारा आता है कानूनों का पालन। राज्य के स्थायित्व के लिए क्या आवश्यक है कि लोग कानूनों का पालन स्वाभाविक रूप से करें। जिस प्रकार अरस्तू क्या लिखता है कि जिस प्रकार छोटे छोटे खर्चे निरंतर उत्पन्न होने से सारे धन को खा जाते हैं, उसी प्रकार उल्लंघना की भावना अज्ञात रूप से प्रवेश कर जाती है और अंततः राज्य को नष्ट कर देती है। तो कानूनों का पालन कैसे होना चाहिए? स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। तीसरा, बाहरी खतरों का भय। यानी अरस्तू ने क्या कहा है कि जिस शासक को राज्य की सुरक्षा की चिंता है उसे भारी खतरों का आविष्कार करना चाहिए और खतरों को निकट लाना चाहिए, ताकि नागरिक रात्रि के पहरेदार की भांति सचेत और चैतन्य रहे और उनका ध्यान कभी विचलित न हो। राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ता के लिए उपयुक्त विचार भले ही उपयोगी हो। नेक्स्ट है अपना स्वच्छ शासन। अरस्तू की क्या धारणा है? नैतिक पतन, भ्रष्ट आचरण, पद लिप्सा, स्वार्थ पूर्ति, सार्वजनिक धन का गमन तथा अपव्यय क्रांतियों को जन्म दे देता है। अतः शासन कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। पदाधिकारियों के व्यवहार और आचरण संदेह रहित होना चाहिए। अरस्तू लिखता है कि सर्वसाधारण को जो बात सबसे अधिक क्रुद्ध और उत्तेजित करती है वह है सार्वजनिक धन का गमन और अपव्यय। अतः पद के दुरुपयोग, घूस, रिश्वत, अवैध परितोषण और अनियमित कार्यों को असंभव बना देना चाहिए। सार्वजनिक कोष की सार्वजनिक जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। संक्षेप में पदाधिकारी कंचन के मोह से मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है अधिकारियों की सत्ता पर कानूनी सीमाएं। यानी अरस्तू क्या कहता है कि सत्ता का दुरुपयोग ही क्रांतियों का कारण है। तो अधिकारियों की सत्ता और कार्यों पर मूल कानून यानी संविधान की जो स्पष्ट सीमाएं होनी चाहिए, अर्थात संविधान को रोगनाशक एंटीडोट व्यवस्थाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है अरस्तू कि सत्ता के केंद्रीकरण का अभाव। सत्ता या शक्ति का केंद्रीकरण व्यक्ति को भ्रष्ट करता है और पूर्ण सत्ता व्यक्ति को पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। अतः सत्ता का केंद्रीकरण किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष के हाथों में नहीं होना चाहिए।
योग्यता के आधार पर राजनीतिक सत्ता के द्वार सभी के लिए सदैव खुले रहने चाहिए। अतः भिन्न भिन्न वर्गों में राजनीतिक सत्ता युक्ति युक्त या आनुपातिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बहुमत का समर्थन या सहमतिपूर्ण शासन, कि कोई भी राजनीतिक प्रणाली हो वो कब स्थायी रह सकती है, जब उसके समर्थन का आधार कैसा हो, ठोस हो, अर्थात जो राजनीतिक प्रणाली सार्वजनिक इच्छा पर आधारित नहीं, या जो प्रणाली सार्वजनिक इच्छा की अवहेलना करती है तो वह चिरस्थायी नहीं रह सकती, परंतु जिसमें नागरिकों के बहुमत की आस्था और निष्ठा है उसमें क्रांतियाँ नहीं हो सकती। अतः राजनीतिक प्रणाली को बहुमत का समर्थन प्रत्यक्षतः मतपत्रों के प्रयोग द्वारा या मौन स्वीकृति द्वारा अप्रत्यक्षतः प्राप्त होना चाहिए। अर्थात जब राजनीतिक प्रणाली के विरुद्ध विरोधी प्रदर्शन न हो तो उसे जनता की मौन स्वीकृति मान लेना चाहिए। एकट ने इस संबंध में क्या कहा है कि शासकों को शासितों की सहमति प्राप्त करने के लिए नित्य प्रयास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अतिवादिता का भाव या संतुलित संविधान, यानी अरस्तु क्या कहता है, संविधान में उग्र, गंभीर या अतिवादी परिवर्तन क्रांतियों को प्रोत्साहन देते हैं। अतः शासकीय स्थिरता और राजनीतिक प्रणाली की दीर्घकालिकता मध्य मार्गी संस्थाओं, दृष्टिकोणों और नीतियों की मांग करती है। इसलिए अरस्तु क्या कहते हैं कि शासन चाहे कितना ही कुशल और लोकप्रिय क्यों नहीं हो, लोग उग्र और क्रांतिकारी परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते। इसलिए लोकतंत्रवादी राजनीतिक लोकतंत्र के साथ आर्थिक, बौद्धिक, स्वैच्छिक रुचियां आदि क्षेत्रों में भी प्रजातंत्र की मांग करने लग जाते हैं, या अल्पतंत्रवादी उन क्षेत्रों को भी वर्ग विशेष के लिए सुरक्षित रख देते हैं जिन्हें सर्वसाधारण के खुला रहना चाहिए या जिन पर सार्वजनिक सहमति की आवश्यकता होती है। क्रांतियाँ जन्म ले सकती हैं। अतः प्रजातंत्र में धनिकों का धन और अल्पतंत्र में निर्धनों के अधिकार और सम्मान सुरक्षित रहने चाहिए। मध्य मार्ग राजनीतिक प्रणाली के स्थायित्व की महत्वपूर्ण गारंटी है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि गंभीर असमानताओं का अभाव। गंभीर असमानता जैसे कि अभाव क्या होना चाहिए कि पदों का युक्तिपूर्ण या आनुपातिक वितरण हो। दूसरा, योग्य व्यक्तियों के लिए सत्ता के उच्च द्वार सदा खुले रहने चाहिए ताकि योग्य व्यक्ति अपने आप को उपेक्षित न समझे। तीसरा, किसी व्यक्ति या वर्ग को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। विदेशियों को सामान्यतः पदों पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मध्य वर्ग की अधिकता, कि राज्य में क्या होना चाहिए, मध्य वर्ग की अधिकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है गणमान्य व्यक्तियों में पारस्परिक स्पर्धा का अभाव। नेक्स्ट, संवैधानिक भावना में नागरिकों का प्रशिक्षण, यानी अरस्तु क्या मानता था कि राज्य को स्थायित्व प्रदान करने का सर्वोत्तम उपचार नागरिकों का संवैधानिक भावना में प्रशिक्षण है। शासन का स्वरूप चाहे कैसा भी हो, यदि शिक्षा उसके अनुरूप है तो संविधान स्थायी रह सकता है। इसीलिए शिक्षा उसी के अनुरूप होनी चाहिए अगर संविधान को हमको स्थायी रखना है। अतः नागरिकों को राजनीतिक प्रणाली के अनुकूल शिक्षा दी जानी चाहिए। उनकी सामाजिक भावनाएं, मूल्य, आदतें और व्यवहार उसी के अनुरूप होने चाहिए। शिक्षा द्वारा ही नागरिकों में निष्ठा, देशभक्ति और निस्वार्थ की भावनाओं का संचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रजातंत्र में नागरिकों को इस बात की शिक्षा दी जानी चाहिए कि नवनिर्वाचन कभी दूर नहीं होते। जो हम सभी जानते हैं कि दीर्घकालीन अच्छाई अल्पकालीन परितोषण से वांछनीय है। सिरों को गिनना सिरों को तोड़ने से अच्छा है। कानूनों का पालन दास्ता नहीं बल्कि मुक्ति मोक्ष है। तो संक्षेप में अरस्तु ने क्या समझाया है कि क्रांतियों के निराकरण के लिए जिन उपचारों को सुझाया है वो हमारे ये सुझाव है। तो इसलिए अरस्तु ने क्रांतियों के निराकरण के लिए निवारक उपचारक दोनों ही प्रकार के उपचारों का सुझाव दिया है।